हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम यहाँ पर बात करेंगे ईयूसी के आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं उससे पहले, पेन पेपर दिमाग तीनों चीजें आप अपने पास यहाँ पर रख लेना। अब हम यहाँ पर आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल ऑफ स्टेशन इज ऑब्टेन्ड एज द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द सक्सेसिव एनुअल रेनफॉल इन द लास्ट 30 ईयर्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अगर सर किसी जगह की नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन आपको निकालनी है तो आप क्या करो, 30 सालों का एवरेज ले लो। पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का मतलब जैसे आज 2022 में ले रहे हैं तो 2022 का ले लिया, 2021 का ले लिया, 2020 का ले लिया, 2029 का ले लिया, 2019 का ले लिया, सॉरी, है ना। ठीक है, 2019 का ले लिया। ऐसे करते करते कम से कम 30 सालों तक का लोगे आप, मिनिमम है 30 सालों तक का। और यहां पर ये एवरेज ले लो आप, जो एवरेज एनुअल रेनफॉल निकलेगी आपको, जो एवरेज निकलेगा ना 30 सालों का एवरेज, वो आपको बताएगा कि पिछले 30 सालों के अंदर ऑन एन एवरेज मेरे पास अर्थ सरफेस पे कितनी बारिश आई है। और इसी को क्या मैं नॉर्मल एनुअल रेनफॉल बोलता हूं क्या? बिल्कुल। तो यहां पर नॉर्मल एनुअल रेनफॉल के रिगार्डिंग पहली बात तो जो आपको याद रखनी है कि ये मिनिमम क्राइटेरिया है 30 साल वाला। ये जो 30 ईयर वाला क्राइटेरिया है, दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया। ये मेरे पास मिनिमम क्राइटेरिया है। 30 से ज्यादा की भी ले सकता हूं मैं, 35 की भी ले सकता हूं मैं, 40 की भी ले सकता हूं, लेकिन कम से कम कितने की लेनी है? 30 की लेनी है ना। तो ये लो पहला स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया है? करेक्ट हो गया है कि अगर हम 30 सालों तक का अरिथमेटिक एवरेज ले लें तो मुझे उस पर्टिकुलर रीजन की क्या मिल जाएगी? नॉर्मल एनुअल रेनफॉल मिल जाएंगे। दैट मींस इट इज करेक्ट। सेकंड देखो, द नॉर्मल रेनफॉल आर अपडेटेड बाय डिलीटिंग द नीडफुल नंबर ऑफ ओल्डेस्ट ईयर्स डाटा फ्रॉम द रिकॉर्ड एंड एडिंग द नीडफुल नंबर ऑफ मोस्ट रिसेंट ईयर्स डाटा फॉर द रिकॉर्ड। ठीक है, देखो ऐसा नहीं करते, ऐसा कभी नहीं करते। जैसे मान लो अगर 1992 से लेके 2022 तक का 30 सालों का डाटा आपके पास है, अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं यहां पर 2025 में आ गया, मान लेते हैं, चलो ठीक है, 2025 के अंदर मैं यहां पर आ गया। ठीक है, अब 2025 में अब मैं क्या करूंगा, क्या मैं इसमें ऐसा करूंगा कि 2023, 2024, 2025 का डाटा यहां पर मैं क्या लूं, रख दूं, और 1992, 1993 और 1994 का डाटा मैं यहां पर डिलीट कर दूं? क्या ऐसा करूंगा? मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, ये जो पुराना डाटा है ना, इस पुराना डाटा में ही अगले डाटा ऐड कर दूंगा। इसी के अंदर हम यहां पर अपडेट कर देंगे, यानी कि 23 का भी डाल दिया, 4 का भी डाल दिया, और 5 के अंदर तो आई है जस्ट, तो 2023, 2024 का डाल दिया, और इनका दोबारा एवरेज ले लिया, 32 सालों का एवरेज ले लिया। तीसरी से 32 सालों का कर लिया, और 32 सालों का एवरेज लेके मैंने अगला नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन मैंने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, डिलीट नहीं करेंगे आगे वाला डाटा कि पता चले आगे का डिलीट कर दिया, पीछे का ऐड कर दिया, ऐसा नहीं करते, डिलीटिंग नहीं करते, डिलीटिंग नहीं करते हैं, ऐसे डिलीटिंग नहीं चलेगी आपके ना। तो दिस इज रॉन्ग। द स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूटेड फॉर रेनफॉल डाटा, देखो स्पेस है ना। ठीक है, द स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूटेड फॉर रेनफॉल डाटा इज टेकन एज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग द सेल्फ सेम सेट ऑफ ईयर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसको बोलते हैं, डेविएशन किसको बोलते हैं? मैंने जब भी आपको डेविएशन बताया है तो 1 सेकेंड, है ना, डेविएशन के बारे में बात कर लेते हैं। चलो, डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अच्छा डेविएशन छोड़ो आप, तो वैसे नॉर्मली अगर बात करें तो मामला कितना डेविएट कर रहा है एवरेज से, यही देखते हैं ना। मान लो फॉर ए गिवन सेट कि यहां पर मान लो 3-4 आपको अलग अलग रेनफॉल के लिए स्टेशंस दे रखे हैं, 3-4 आपको अलग अलग रेनफॉल स्टेशंस दे रखे हैं, रेन गोजेस दे रखे हैं। ठीक है, तो यहां पर इन सभी के अंदर मान लो इसमें P1 बारिश आई, इसमें P2 आई, इसमें P3 आई, इसमें P4 आई, इसमें P5 आई, है ना। तो आप यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो P बार कैलकुलेट कर लेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P5 डिवाइड बाई 5, है ना। P बार कैलकुलेट कर ली, बिल्कुल। अब आप देखेंगे यहां पर पर्टिकुलर का डेविएशन, किसी भी पर्टिकुलर रेनगोज का डेविएशन कितना निकल के आया है, और उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड डेविएशन आप यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। यानी कि समीशन हो जाता है हमारे पास P पर्टिकुलर माइनस P बार अपॉन n माइनस, ऐसे। ठीक है, हर एक का डिवीजन आप यहां पर चेक करके स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि मामला कितना डिविएट कर रहा है, इन्हीं डाटा में से एवरेज डाटा से P1 कितना डिविएट कर रहा है,
P2 कितना डिविएट कर रहा है, P3 कितना डिविएट कर रहा है, P5 कितना डिविएट करता है, और डिवीजन आप यहां पर कैलकुलेट करके स्टैंडर्ड डिवीजन बना देते हैं, है ना। तो स्टैंडर्ड डिवीजन कंप्यूटेड फॉर द रेनफॉल डाटा इज टेकन एज द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सेल्फ सेट ऑफ ईयर। यानी कि इसी सेट के लिए, इसी पर्टिकुलर डाटा के लिए, इसी पर्टिकुलर सेम सेट ऑफ डाटा के लिए आपने यहां पर इसको एवरेज से कितना वेरी किया है, ये वेरिएशन ही तो देखा है हमने स्टैंडर्ड डिवीएशन के अंदर, है ना। तो इसी को हम यहां पर क्या कर देते हैं, स्टैंडर्ड डिवीएशन कह देते हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट देखो, इफ द ऑब्जर्व्ड रेनफॉल in any year is less than the current normal annual rainfall then that year is known as a dry year। बिल्कुल सही बात है। देखो, नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन आपको बताती है कि पिछले 30-35 सालों में ऑन एन एवरेज इतनी बारिश हो रही है। अगर किसी पर्टिकुलर साल इससे कम बारिश आपको देखने को मिली तो ऑब्वियस बात है उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो सूखा आपके पास रहेगा। एक्सटेंट इस पे होता है ना, मैंने ड्रोट नहीं बोल दिया है, सूखा तो रहेगा थोड़ा बहुत, है ना। ठीक है, मैंने यहाँ पर बिल्कुल ड्रोट वाला सूखा मत लो। इस पर्टिकुलर ईयर को आप यहाँ पर कहेंगे कि नॉर्मल बारिश नहीं हुई, उतनी बारिश नहीं हुई जितनी यहाँ पर होनी चाहिए थी। ऑन एन एवरेज जो 30 सालों का डाटा मेरे को बोल रहा है उससे कम बारिश हुई है, इसका मतलब है यहाँ पर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का आपके पास यहाँ पर क्या निकल के आया है, थोड़ा सा मामला ड्राई तो रह गया है। लेकिन ड्रोट वाली कंडीशन मैंने अभी तक नहीं बोली, ड्रोट के लिए अलग से देखते हैं। ड्राई तो मैं यहां पर इसको बोल दूंगा, ड्राई तो मैं इसको यहां पर बोल दूंगा। ठीक है, तो 1, 3 एंड 4 सारे के सारे करेक्ट है। अब देखो कितने अच्छे से समझा रहा हूं आपको, एक एक फॉर्मूला लिखा के मैं यहां पर डिवीजन बता रहा हूं, है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल मास एनालिसिस ईएसी 2014 में अगेन आ गया। देखो 4 बार पूछ लिया गया ईएसी में, सेम है ना। क्यों करते हैं डबल मास एनालिसिस, हम यहां पर कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा को चेक करने के लिए करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा देखो अब ये क्वेश्चन ना मैथ्स का है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, खैर वैसे लगाना भी नहीं चाहिए, आपको भी नहीं लगाना चाहिए ना। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सक्सेसिव एनुअल रेनफॉल मैग्नीट्यूड दे रखा है एट अ प्लेस फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम 2001 टू 2010 बोथ इंक्लूजिंग आर, ये सारे के सारे आपको दे रखे हैं। मीन वैल्यू निकालनी है, मीडियन वैल्यू निकालनी है, मीन और मीडियन दोनों वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। देखो मीन तो कैसे निकालते हैं, मेरे ख्याल से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मीन कैसे निकालते हैं, तो मीन निकालने के लिए तो मेरे पास सीधा फॉर्मूला होता है समेशन x बाई एन। अरे यार ये तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा ही होगा यार, बिल्कुल पढ़ा ही होना भी चाहिए, पढ़ा भी होना चाहिए आप लोगों का ना। तो देखो इसको आप यहां पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो समेशन x कैसा होगा 30.3 प्लस 41, मीन वैल्यू निकालनी है ना, तो मीन वैल्यू निकालो, प्लस 33.5 प्लस 34 प्लस 33.3 प्लस 36.2 प्लस 33.6 प्लस 30.2 प्लस 35.5 प्लस 36.3, है ना। दीज आर द वैल्यूज इन सेंटीमीटर और डिवाइड बाय आप यहां पर कर देंगे इससे 10 से, है ना। 10 सालों का डाटा है, तो इनको इन सबको ऐड कर दो, ऐड करके आप यहाँ पर इसको कंप्यूट करके निकाल लेते हैं हम, है ना। चलो कंप्यूट करके निकाल लेते हैं। चलो मेरे पास वैसे तो डायरेक्ट आंसर है, तो लिख दो डायरेक्ट, चलो कर लो, कैलकुलेट कर लो आप लोग, है ना जितने। तो मेरा निकल के आ रहा है 34.39 सेंटीमीटर। एक्चुअली मेरे पास डाटा जो रिकॉर्ड यहाँ पर दे रखा है मेरे पास वो ये है, ठीक है 34.39 सेंटीमीटर। बट दिस इज द मीन वैल्यू, दिस इज नॉट द मीडियन वैल्यू, दिस इज द मीन वैल्यू। तो मीन ऐसे कैलकुलेट करते हैं, मेरे ख्याल से अरिथमेटिक एवरेज सबको निकालना आता है, अरिथमेटिकल एवरेज की तरह ही आप मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इट, ठीक है। मीन रेनफॉल पहले भी तो कैलकुलेट की थी, बिल्कुल। तो 10 सालों का डाटा देके अगर मीन वैल्यू कैलकुलेट करा ले तो मेरे ख्याल से तो ये बच्चों वाला सवाल है ना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये तो बस कर देना है ना। मीडियन कैसे देखते हैं, तो मीडियन देखने के लिए आपने यहाँ पर देखो पहले भी पढ़े होंगे ना, जब हम यहाँ पर थोड़े से बचपन के अंदर वाली बातें करें, स्कूल लेवल में पढ़ते थे ये सारे काम, है ना। स्कूल के बाद कॉलेज हो गया, कॉलेज होने के बाद तैयारी करने लग गए, है ना। बहुत से लोग कॉलेज के साथ साथ कर रहे हैं, खैर उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट फिर भी अगर बात करें तो स्कूल लेवल वाली बातें तो हमें यहाँ पर याद होनी चाहिए। तो देखो मीडियन कैसे निकालते हैं, तो देखो सबको इसको मैंने तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दो आप, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप यहाँ पर जमा दें, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा देता हूँ इसको। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे। सबसे छोटी वैल्यू कितनी 30.2 कोमा पहली वैल्यू,
30.3 कोमा दूसरी वैल्यू 33.3, तीसरी वैल्यू 33.5, चौथी वैल्यू 33.6, ठीक है। तो 5 वैल्यूज हो गई आपके पास। 6th वैल्यू देखेंगे हम यहाँ पर, 6th वैल्यू आपकी 34 हो जाएगी, 6th वैल्यू 34, 35.5, ये 35.5, 36.2, 36.3 और 41, ठीक है। 10 सालों का डाटा हो गया है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सालों का डाटा आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है ना, पूरी एनुअल सीरीज के अंदर। अब आपको निकालना क्या है, मीडियन आपको यहाँ पर निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है ना। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, n/2 प्लस n/2+1 और इसका आप यहाँ पर डिवाइड कर देते हो बाई 2, ठीक है। n मतलब होता है टोटल कितने नंबर ऑफ आपके पास यहाँ पर रिकॉर्ड चल रहे हैं, तो रिकॉर्ड चल रहा है 10 है ना। तो देखो जब भी आपके पास, देखो सीधी सी बात है, मीडियन वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। अगर यदि यहाँ पर डाटा कितना दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, अगर इवन डाटा दे रखा हो, अगर यदि आपको इवन डाटा दे रखा हो तो मीडियन वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं करना। देखो मीडियन वैल्यू क्या होगी, देखो एक तो देखो 10 डाटा है, 10 डाटे का मीडियन वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो 5 वाली वैल्यू हो जाएगी, एक आपकी 6 वाली वैल्यू हो जाएगी, कुल मिला के ना। देखो ये n/2 का मतलब है 5th वैल्यू और 6th वैल्यू है ना। 5th वैल्यू कौन सी है आपके पास यहाँ पर, तो 5th वैल्यू और 6th वैल्यू, इससे मीडियन आपका निकल जाता है 33.6 प्लस 34 डिवाइड बाई 2, ये आपका मीडियन निकल जाएगा 33.6 और ये 34 डिवाइड बाई 2 जो कि 33.8 होता है, दैट्स इट। ये आपका मीडियन हो गया। अगर इवन दे रखा है तो इस तरह से, अगर ओड दे रखा है तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, मिडिल वाली वैल्यू आप उठा के डायरेक्ट लिख देंगे, तब तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर यदि आपको यहां पर ओड वाली वैल्यू दे रखी है तो इतनी कैलकुलेशन की नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन इवन दे रखी है तो आपको क्या करना है, 5th और 6th दोनों की वैल्यू आपको यहां पर उठा के उसका मीडियन आप यहां पर उठा के देख लें, है ना, ठीक है। तो मीडियन ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आगे बात समझ में, बिल्कुल। तो ये मीन और मीडियन ये दोनों तो बचपन की बातें हैं, तो ये मेरे ख्याल से आप लोग कर ही लेंगे। इवन दे रखा है तो इस तरह कर देंगे। नेक्स्ट देखो ओरोग्राफिक रेन, देखो ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्यों होता है आपका, सीधी सी बात है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होने का रीजन है, वन ऑफ द मेन रीजन आपके पास क्या होता है, माउंटेन बैरियर या नेचुरल बैरियर्स भी आप यहां पर इनको बोल सकते हैं ना, माउंटेन बैरियर्स बोल दो या फिर आप नेचुरल बैरियर्स बोल दो, है ना, माउंटेन बैरियर्स, ठीक है। तो यहां पर माउंटेन बैरियर्स आपके पास यहां पर होंगे, तो ओरोग्राफिक रेन के बारे में बताओ क्या निकल के आएगा आपके पास, लिफ्टिंग हो जाएगी। ये एयर मास जो है आपके पास, एयर मास जो है इधर से आ रहा होगा वाटर वेपर के टर्म में, अब बैरियर आ जाएगा तो बैरियर के वजह से विंड के साथ साथ ही ये वेपर्स आपके ऊपर की तरफ उठने लगेंगे। अब ऊपर जैसे जैसे जाएंगे एटमॉस्फेयर में, ऊपर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो यहां पर क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, कंडेंसेशन होके बारिश आपकी होने लग जाएगी। ये लो साहब, इंडिया के अंदर मेजर यही होता है कि ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से ही आपके पास क्या हो जाती है, कंडेंसेशन होने लग जाती है, ठीक है। और दूसरी साइड देखो, एक साइड आपके पास यहां पर रेन शेडो जोन बनेगा, इसके ऑपोजिट साइड में रेन शेडो जोन, इस डायरेक्शन में आपके पास क्या नहीं होगी, रेन नहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए पहाड़ का एक एरिया तो हरा भरा रहता है और एक एरिया बिल्कुल खाली सा रहता है ना। तो ये डिपेंड करता है विंड किस डायरेक्शन में चली है, ठीक है। आगे बात समझ में, बिल्कुल। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लिफ्टिंग ड्यू टू फ्लो ओवर अ माउंटेन बैरियर। डबल मास कर्व अगेन 2015 में पूछा, देखो कितनी बार पूछा हुआ है आपसे कंसिस्टेंसी के एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको कंसर्निंग प्रेसिपिटेशन के बारे में बताना है। अगर आइसोहाइटल मैप है, मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द एवरेज प्रेसिपिटेशन इज कंसिडर्ड टू बी बेटर देन द सीजन पॉलीगन मेथड, ठीक है। तो देखो एवरेज प्रेसिपिटेशन अगर आपको कैलकुलेट करनी है, एवरेज प्रेसिपिटेशन अगर आपको कैलकुलेट करनी है, 3 मेथड है। पहला आपका अरिथमेटिकल मेथड, ठीक है, अरिथमेटिकल मेथड, जिसके अंदर यहां पर क्या करते हैं, आप सिंपली एवरेज ले लेते हैं, जिसके अंदर आप यहां पर क्या करते हैं, सिंपल एवरेज ले लेते हैं। सेकंड आता है आपके पास थीजन मीन मेथड, थीजन्स मेथड,
इसके अंदर आप यहां पर क्या लेते हैं, वेटेज ले लेते हैं, एरिया का कंसिडर कर लेते हैं, वेटेज, एरिया का वेटेज आप यहां पर कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है आइसोहाइटल मेथड। थर्ड नंबर पे आता है आइसोहाइटल मेथड, जिसके अंदर आइसोहाइट्स की जरूरत आपको पड़ती है। इसके अंदर आप यहां पर एरिया भी लेते हैं, कंसिडर करते हैं, और ये भी आप कंसिडर करते हैं ना। तो इसके अंदर पी बार कैसे कैलकुलेट होगी आपकी, तो P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2 इंटू A1 प्लस P2 प्लस P3 डिवाइड बाई 2 इंटू A2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2, इस तरह से, ठीक है। आगे बात समझ में, बिल्कुल। अरिथमेटिकल मेथड से अच्छा मेथड थीजन होता है, थीजन से अच्छा मेथड आइसोहाइटल होता है ना। तो इसके अंदर एवरेज लेते हैं प्रेसिपिटेशन की, आप है ना, एवरेज लेते हैं, पी नोट लिखा करो यहाँ पर, पी नोट P1 करो इसको, और इसको P1 और P2 करो, क्योंकि इसी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, मैंने पी नोट से बताया आप लोगों को, इसलिए मैं यहाँ पर इसके डिनोशन चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज P1 P2 देखने को मिल जाएगा आपको जनरली, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी बात है, ये इससे बेटर भी है, और आइसोहाइटल मैप जो है एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालने का मेथड भी है। सेकंड कह रहा है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेजिंग द स्टॉर्म बिकॉज ऑफ क्लाउड सीडिंग एक्टिविटी। क्लाउड सीडिंग एक्टिविटी, अच्छा ज्यादा तो नहीं बताया मैंने क्लाउड सीडिंग के बारे में, लेकिन क्लाउड सीडिंग के बारे में मैंने ये बोला था कि जब भी आर्टिफिशियल रेनफॉल आपको करानी होगी तब आप क्लाउड सीडिंग वहां पर करा सकते हैं, है ना, इतना तो मैंने बताया आप लोगों को, बिल्कुल। अगर मैं आपसे ये बात कह पा रहा हूं कि आपको जब भी क्या करानी हो, आर्टिफिशियल रेनफॉल करानी हो, यानी कि रेनफॉल यहां पर अगर करवानी हो, एक्स्ट्रा रेनफॉल अगर करवानी हो, आर्टिफिशियल तरीके से रेनफॉल अगर करानी हो, तो आपके पास यहां पर पॉसिबिलिटी रहती है उस जगह पे क्लाउड सीडिंग आप करा दो, सीधी सी बात है। अब ये कह रहा है कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेजिंग द स्टॉर्म बिकॉज ऑफ क्लाउड सीडिंग एक्टिविटी। अब बताओ क्या करेक्ट है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। क्लाउड सीडिंग एक्टिविटी आपके पास एनहेंस करती है हमेशा किसको, प्रेसिपिटेशन को, डैमेज नहीं करती है। तो यहां पर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी सच में नहीं बनेगी जिसकी वजह से आपके स्टॉर्म क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। स्टॉर्म के अंदर एनहेंसमेंट ही देखने को मिलेगा, ये हमेशा एनहेंस ही होगी। क्या देखने को मिलेगी आपको, एनहेंस देखने को मिलेगी, एनहेंस ऑफ स्टॉर्म, ठीक है। थर्ड, water that percolates through the soil emerges as dry weather flow in streams, dry weather flow in streams, ठीक है। तो जो पानी होता है ना, वो देखो यार, ये वाला पार्ट अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ये वाला पार्ट हम आगे की तरफ पढ़ेंगे, है ना, इन्फिल्ट्रेशन जब पढ़ेंगे ना तब उसमें समझेंगे, लेकिन इसके अंदर आप ये समझ लो कि जो पानी सोइल के अंदर परकोलेट कर जाएगा, तो जब बारिश नहीं भी हो रही होगी ना, तब भी आपको एक्स्ट्रा रन ऑफ देखने को मिलता है नदियों के अंदर से, है ना। तो वो इसी वजह से कि जो परकुलेट करके पानी अंदर गया था, वो अंदर वाला पानी सोइल के बाहर की तरफ एमर्ज करके आ रहा है, ठीक है। तो वो जो पानी है इसी तरीके से काम करता है, और वो ड्राई वेदर फ्लो के अंदर आपको स्ट्रीम के अंदर देखने को मिलता है। और ये फैक्ट बात है, इतना सा तो आप एज्यूम भी कर सकते हैं कि पानी बारिश के टाइम तो अंदर जाएगा, लेकिन जब आपके पास लेवल नीचे हो जाता है, ड्राई कंडीशन में आपकी रिवर बहने लगती है, तो आइट साइड की सराउंडिंग सोइल से आपका पानी उसके अंदर एंटर करने लगता है और स्ट्रीम के साथ बहने लगता है ना। सिर्फ इतना समझ लो अभी, है ना। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। 1 2 3 these 3 आर दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि annual rainfall value at a station A in mm for the years 2001 to 2010 are given in the table below. It simple 3-year moving mean of the rainfall record is calculated. The maximum or minimum value आपको निकालनी है in the moving mean list would be. मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। तो मैक्सिमम मिनिमम मेरे को देख के बताओ यहां पर इसमें कितनी है, क्या तो मैक्सिमम है, क्या ही मिनिमम है आपके पास, बताएंगे जरा। 3 ईयर का मूविंग मीन आपको लेना है, 3 साल का एक साथ डाटा देखो, एक बार इन 3 साल के लिए देख लिया, अगली बार इन 3 सालों के लिए देख लिया, अगली बार इन 3 सालों के लिए देख लिया। तो एक बार बताओ मेरे को, मैक्सिमम 3 साल किसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं, इतना क्यों दिमाग लगाना। मैक्सिमम 3 साल का एवरेज कहां देखने को मिलेगा, इन 3 में नहीं, इन 3 में बिल्कुल नहीं, इन 3 में बिल्कुल। देखो 618,
639 689, ऑब्वियस बात है ज्यादा देखने को मिलेगा। 639 689 610, एक वैल्यू कम है ना, तो कम देखने को मिलेगा। तो 3 ईयर मूविंग एवरेज का पी मैक्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप यहां पर कैलकुलेट कर लें 618 प्लस 639 प्लस 689 डिवाइड बाय 3, दिस वुड बी माई मैक्सिमम वैल्यू, जो कि मेरी 648.87 mm के आसपास देखने को मिलेगी, है ना। पी मिनिमम देखो, अब मिनिमम कहां देखने को मिलेगा बताएं जरा। मिनिमम देखो, आप देखो 621 है, 618 है, 586 है, ठीक है। ऑब्वियस बात है थोड़ा नीचे जा रहा है मामला, है ना। ये तो मैक्सिमम वाली वैल्यू है, ये भी मैक्सिमम के आसपास ही रहेगी। इन तीनों को देखो, ये भी मैक्सिमम है, 689 की मैक्सिमम वैल्यू है। ये देखो 610, 591 और ये देखो तीनों की तीनों वैल्यू कम है। पी मिनिमम के लिए तीनों सुटेबल रहेंगे, तीनों साथ 610 प्लस 591 प्लस 604 डिवाइड बाय 3 कर दिया, ये मेरे पास आ रहा है 602 mm। आपका कुछ और आ रहा हो तो आप उसको कैलकुलेट कर लेना। मेरे हिसाब से तो 649 और 602 करेक्ट आंसर निकलेगा। वैसे भी अगर 649 ये निकल ही गया ना तो मेरे को और कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं से मैं टिक लगा के आगे बढ़ जाता।